नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली प्रदूषण की वजह से स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान, 10वीं और 12वीं के छात्र जाएंगे स्कूल। महिलाओं पर विवादित बयान पर बोले नीतीश कुमार, मेरे बयान से कोई आहत हुआ हो तो माफी मांगता हूं। दिल्ली की हवा में नहीं हुआ कोई सुधार, आनंद विहार में 452, आर के पुरम में 433 और आईटीओ में 413 एक्यूआई हुआ दर्ज। पंजाब के रूपनगर में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.2 रही तीव्रता। इजरायल हमास ने तेल अवीव पर दागे 3 रॉकेट, 1 घंटे के अंदर दूसरी बार किया अटैक। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मानव तस्करी मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक छापेमारी कर रही। एनआईए को टीम जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा शहर के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, तो वहीं असम के गुवाहाटी में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एनआईए के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन 10 राज्यों में एनआईए की कार्रवाई चल रही है उनमें त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पौंडुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल है। तो वही जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने देश की राजधानी नई दिल्ली सहित कश्मीर के अलग अलग जिलों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आतंकी फंडिंग मामले से जुड़ी हुई है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि राज्य जांच एजेंसी ने अनंतनाग और पुलवामा जिलों में कई जगह छापेमारी की। इसके साथ ही बता दें कि जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग का खुलासा जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने अगस्त 2021 में किया था। तो वहीं एसआईए ने श्रीनगर स्थित विशेष अदालत में 2 आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र में टेरर फंडिंग के सबूत दिखाए थे। तो वहीं पर एनआईए ने जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की और म्यांमार से आए एक और रोहिंग्या मुसलमान को हिरासत में लिया है। साथ ही एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की उदयपुर की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 9 नवंबर को उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उदयपुर जिले में 9 नवंबर को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इस दौरान उदयपुर जिले की संपूर्ण राज्य सीमाओं में किसी भी प्रकार के हेलीकॉप्टर, यूएवी ड्रोन, गुब्बारे इत्यादि उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 181 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्टार प्रचार के दौरे शुरू हो गए। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उदयपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां उदयपुर जिले की 8 विधानसभा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं पर इसकी तैयारियां जोर से की जा रही। तो वहीं पर बताते चले कि राजस्थान में चुनाव प्रचार अभियान को तेजी देने की कड़ी में प्रधानमंत्री की यह पहली रैली होगी। विधानसभा में जाति जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कही गई बातों पर बिहार के बाहर भी बवाल देखने को मिल रहा है। भाजपा समेत कई दलों के नेताओं ने नीतीश के इस रवैये की आलोचना की। तो दूसरी ओर अब राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार की तुलना कौरवों तक से कर दी। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार की बातें सी ग्रेड फिल्मों वाली डायलॉग की तरह थी। अगर इनको नॉलेज देनी थी तो और भी कई तरीके हैं जिससे वो अपनी बात रख सकते थे। हमें मालूम है कि कौरवों ने जब द्रौपदी का आह्वान किया था तो कौरवों की बर्बादी वहीं से शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि बिहार में भी नीतीश सरकार के खराब दिन शुरू हो गए। रेखा शर्मा ने कहा है कि स्पीकर ने अब तक उनके शब्द हटाए नहीं हैं, मीडिया में उनके बयान चल रहे हैं। रेखा शर्मा ने विपक्ष को भी विधानसभा से वॉकआउट करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही बिहार के सीएम का कल का बयान बेहद अपमानजनक था। Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women. In the assembly, in front of everyone, and the worst was
men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं. अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं. एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे. पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं. वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स. मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी. वो भी इतनी सब बात होने के बाद केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है. स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग. हमें मालूम है कि एक कौरवों ने सप्ताह चौथी बार इस योजना को लागू करने का ऐलान किया गया. बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि क्या आजीवन स्कीम तब सफल हुई थी जब इससे पहले लागू किया गया था. तो इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह सब दिखाने के लिए किया गया है. तो यही दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिल्ली सरकार के द्वारा दिवाली के एक दिन बाद 13 नवंबर के कार के लिए आजीवन स्कीम लागू करने की फैसला की घोषणा करने के एक दिन बाद आई. इसके साथ ही सरकार ने आजीवन स्कीम लागू करने का फैसला लिया. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ओबीसी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति की पहचान के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहते. बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछड़े समुदाय में आने वाले तेलंगाना के भाजपा मुख्यमंत्री की उल्टी गिनती शहर के लाल बहादुर शास्त्री के स्टेडियम से शुरू हुई. तो वहीं पर उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया था. इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण हटाने का वादा किया है. तो वहीं पर 27% ओबीसी कोटा का विरोध कर रहे हैं. साथ ही आरक्षण पर 50% की सीमा नहीं हटाई गई. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जातिगत पहचान पर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते. इसके साथ उन्होंने ये बोलते हुए कहा कि जब मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है तो मुझे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक कहा जाता है. रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे. It's beautiful, isn't it? Very nice. Lovely floor. नमस्कार मैडम, वेलकम टू कल्याण मुहूर्त फ्लोर. हर भारतीय शादी के आपको पवित्र गहने यहाँ मिलेंगे. आप अब हमें दिखाएंगे दुल्हन के गहने. आइए बेटी. ट्रेडिशनल बंगाली शादी है, कुछ स्पेशल दिखाइए. बंगाली से लव इनामल वर्क. ये देखो, गोला चीक, फुल गोल्ड विथ इनामल. राजस्थानी दुल्हन रॉयल लगनी चाहिए. ऑफ कोर्स मैडम, हर तरह के पोल्की नेकलेस हैं यहाँ. मीनाकारी नेकलेस एंड बैंगल्स, रामनवमी. गुजराती दुल्हन, हैंड क्राफ्टेड एंटीक, कुंदन और रंग बिरंगे स्टोन्स के साथ. रानी हार सांचे. पंजाबी दुल्हन, परफेक्ट मास्टरपीस हैगा. देखो जी, पीपल पत्ती, कुंदन नेकलेस, एजिट टिक्का, तिन्ना. तमिल कल्याणम, फुल नागा सुवर्स, हारम, ओडियानम, कासु मालई विद डायमंड्स. लल्ले. आपको तो सब पता जी, है. thank एक काम करिए, ये सारा पैक कर दीजिए और इसका जो बिल है वो मेरे हस्बैंड को भेज जी दीजिएगा. बिल्कुल. हैं? हर भारतीय शादी के लिए कल्याण ज्वेलर्स, मुहूर्त वेडिंग फ्लोर. HERO हीरो. पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी. और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं. भाई, फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो. लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है. वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल,
और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केरल के वायनाड जिले में स्थित एक जंगली इलाके में देर रात पुलिस की कमांडो टीम के साथ मुठभेड़ के बाद 2 माओवादियों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए माओवादियों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। तो वही विभाग के एक अधिकारी ने पुलिस को बताया है कि माओवादियों की पहचान चंद्रू और उनिमाया के रूप में की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि केरल पुलिस की स्पेशल टीम और माओवादियों के बीच थलपुजा पुलिस थाना क्षेत्र के पेरिया इलाके में मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ तब तक हुई जब करीब 5 माओवादियों का एक ग्रुप अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए घर में जाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान ग्रुप के 3 सदस्य घटनास्थल से भागने में कामयाब रहे। तो वहीं पर सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों ने राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह और थंडरबोल्ट स्क्वाड पर गोलीबारी की थी। पिछले महीने अत्याधुनिक हथियारों से लैस माओवादियों का एक ग्रुप थलपुजा के मक्केबाला में एक निजी रिसोर्ट में पहुंचा था और एक एस्टेट श्रमिकों के मुद्दों के बारे में मीडिया को एक बयान भेजने के लिए मैनेजर के मोबाइल फोन पर कब्जा कर लिया था। बता दें कि माओवादियों की संख्या 6 थी और उन्होंने होटल के कर्मचारियों के मोबाइल फोन कथित तौर पर अपने कब्जे में लेने पर जोर दिया था। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छात्रहित को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी करते हुए देश की राजधानी में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी। सरकार के निर्देशानुसार अब दिल्ली के सभी स्कूल शीतकालीन अवकाश के तहत 9 नवंबर 2023 से 18 नवंबर 2023 तक बंद रहेंगे। यह फैसला दिल्ली सरकार की ओर से राज्य में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर लिया गया है ताकि सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो वहीं दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक 10 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश दिया गया था। बता दें कि लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही केजरीवाल सरकार ने शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की ओर से हाल ही में जानकारी दी गई थी कि अगले कुछ दिनों में ही देश की राजधानी में प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली, जिसके चलते ही राज्य सरकार ने यह फैसला समय से पहले ले लिया। वैसे हर वर्ष शीतकालीन अवकाश दिसंबर के अंत में या जनवरी माह में किए जाते थे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी नेता का शव पेट से लटका मिला। बता दें कि युवक के दोनों हाथ बंधे थे। घटना के बाद गांव वालों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों ने सरकारी वाहन को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बुधवार सुबह के स्कूल परिसर में बीजेपी नेता दीपू मिश्रा का शव पेट से लटकता देखा गया। सूचना मिलने पर पुलिस जब वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपू पिछले कई दिनों से घर से बाहर रह रहा था और एक दिन पहले ही घर लौटा था। तो वही सूत्रों का कहना है कि दीपू की मौत मामले में जांच की जरूरत है। साथ ही दीपू के गांव में ही एक महिला से संपर्क था। पुलिस ने जब उस महिला को हिरासत में लेने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। दीपू ने पंचायत चुनाव भी लड़ा था। तो वहीं स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। दीपू की हत्या की गई है। तो वहीं नेता विपक्ष और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने दीपू मिश्रा की हत्या कर उनके हाथ बांधकर शव को पेड़ से लटका दिया है। साथ ही दीपू की बढ़ती लोकप्रियता और भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि बांकुड़ा जिला पुलिस को इस घटना की गहनता से जांच करनी चाहिए। इसके साथ पिछले महीने एसपी द्वारा जारी एक आदेश संलग्न है। ऐसा लगता है कि वो अपने पद की सीमाओं को पार कर सीधा नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। यह आदेश प्रशासनिक न होकर राजनीतिक प्रतीत होता है। जिला पुलिस यूनिट वर्दी में टीएमसी कैडर के अलावा और कुछ नहीं। उनका एकमात्र काम करना है टीएमसी पार्टी का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे। कोच परिसर में सेवा केंद्र और फूड कोर्ट की शुरुआत की गई। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जज और दिल्ली हाईकोर्ट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजेश शक्दर ने उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस संजीव नरूला, पुरुषेंद्र कुमार कौरव, जस्टिस विकास महाजन, सौरभ बनर्जी, शालिंदर कौर और न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता, साउथ डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज परमजीत सिंह, तो वहीं पर डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज जीपी सिंह, जिला न्यायाधीश और IT और डिजिटल
निचलीकरण के चेयरमैन पवन कुमार जैन, साकेत कोर्ट, इसके बाद में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद शर्मा सहित कई वकील भी वहां पर मौजूद रहे। बताते चले कि साकेत कोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये फिजिकल और हाइब्रिड मोड में मदद करेगा। कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक से जुड़कर भी ई सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेवा केंद्र ने अदालती सुनवाई में हिस्सा लेने वाले दिव्यांगों का भी खास तौर पर ख्याल रखा है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेसिबिलिटी वर्क स्टेशन के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए व्हीलचेयर भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी या दिव्यांगों या जरूरतमंदों लोगों के लिए फाइलों को OCR प्रारूप में स्कैन और परिवर्तित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही सेवा पेंडिंग अदालती मामले, आदेश, निर्णयों का स्टेटस, छुट्टी पर जजों, जेलों में ई मुलाकात बुकिंग, ई फाइलिंग आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करने में भी सहायता करेगा। तो वहीं पर साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों के चैम्बर ब्लॉक में फूड कोर्ट की भी सौगात मिली है। इस फूड कोर्ट में ना तो स्वीट, साउथ चेन और कंट्री किचन की सुविधा मिलेगी। यहाँ बार मेंबर्स, वादियों, कोर्ट स्टाफ और न्यायिक अधिकारियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।